नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का द्वितीय प्रश्न पत्र में स्वागत है। आज हम बच्चों करने जा रहे हैं हमारे निबंध की जो पुस्तक है उसका जो अंतिम निबंध नंदकिशोर आचार्य का, उस निबंध का जो सारांश है, जो लेखक कहना चाह रहे हैं, उनका जो मंतव्य है, हम उसे स्पष्ट करना चाहते हैं। इसमें यदि हम बिंदुओं पर बात करें तो ये जो निबंध है, परंपरा का बोध, जो हमारी चली आ रही विरासत है, हमारी परंपरा, उसका ज्ञान और समकालीन साहित्य जो हमारा चल रहा है अभी निरंतर जो साहित्य, उसमें किस प्रकार से हमारी परंपरा रूपायित होती है, उसका हमें बोध होता है। इसी को लेकर निबंधकार ने अपने विचारों को विशेष रूप से बांधकर और हमारे सामने अभिव्यक्त किया है। इसमें लेखक ने बताया है कि रस निष्पत्ति जो है वो साहित्य का प्रयोजन है, जबकि हमारे साहित्य की मूल आत्मा ही रस मानी गई है। इसी के बारे में आचार्य जी कहते हैं कि भारतीय साहित्य में रस निष्पत्ति को साहित्य का चरम प्रयोजन माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी साहित्य शास्त्रीय संप्रदाय हैं वे सब आकर उसी में समाहित हो जाते हैं। साथ ही शिवत्व का भाव भी इसी में आकर समाहित हो जाता है। शिवत्व यानी कल्याण, सभी लोक कल्याण के जो कार्य हैं। लेखक ने बताया है कि वास्तव में रस का आधार क्या है? अनुभूति, जो हम महसूस करते हैं वही हमारे रस का आधार है। रस यानी साहित्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो रस कहलाता है। अनुभूति का तात्पर्य विषयी और विषय का अभेद है। और जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा की अनुभूति ही रस निष्पत्ति कराती है, इस स्थिति में ये बात उठती है कि आत्म प्रतीति में नैतिकता की बात कहाँ से आ जाती है। इसमें आचार्य जी का तर्क है कि जब आत्मानुभूति की प्रक्रिया अन्यत्व का विरोध करती हुई किसी परम आत्मा की व्यंजना करती है, तब आत्म विषयी के लिए विषय न रहकर विषय में परिवर्तित हो जाता है। यानी विषय और विषयी दोनों एक हो जाते हैं और इस प्रकार से रस निष्पत्ति में नैतिकता खुद ही समाहित हो जाती है। दूसरी तरफ आपने बताया है कि साहित्य का संदर्भ और परंपरा, इसमें निबंधकार ने बताया है कि धर्म, दर्शन, सामाजिक अध्ययन अब विज्ञान आदि का सहारा लेते हुए ये देखने का प्रयास करते हैं कि इन साहित्य से इतर जो ज्ञान के जो प्रकार हैं उनमें हमारी साहित्य परंपरा किस सीमा तक जुड़ी हुई है। इस संबंध में आचार्य जी का मत है कि साहित्य का संबंध उतना ही हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है जितना कि हमारे जीवन का संदर्भ। और इसके साथ ही उन्होंने ये बताया है कि साहित्य की परंपरा पर दो तरह से विचार किया जा सकता है। पहला तो ये कि किसी विशेष संस्कृति का साहित्य अपना प्रयोजन क्या मानता है, क्योंकि प्रयोजन में सत्य ही प्रतिफलित होता है। और दूसरा ये कि उस साहित्य में यह प्रयोजन रचनात्मक परंपरा के रूप में किस हद तक उभरता है। और इस नैतिकता को बताते हैं कि लौकिक साहित्य और नैतिक अनुभूति के माध्यम से कि हमारे यहाँ जो लौकिक साहित्य लेखन की परंपरा रही है वो व्यावहारिक जीवन के अनुभवों से गुजरते हुए परमार्थ की सिद्धि करती है और वहाँ आत्मानुभूति और मूल्य अनुभूति का एकत्व प्रदर्शित हो जाता है। इसलिए महाभारत और रामायण दोनों ही मूल्य अनुसंधान की नैतिक साधना की व्यंजना करते हैं और यही आत्मानुभूति को रस दशा तक ले जाती है। क्योंकि बच्चों, जिस चीज़ को आत्मा अनुभव करती है, चाहे वो करुण भाव हो, चाहे वो प्रेम भाव हो, चाहे सहानुभूति के भाव हो, वो ही हमें रस दशा तक पहुंचाते हैं। रस यानी आनंद, भीतरी आनंद। लौकिक कवियों में कवि कालिदास ने भी जीवन का भरपूर उपयोग किया। अरविंद भी यही कहते हैं कि तप द्वारा पवित्र किया गया जीवन ही सच्चा जीवन होता है और यही पवित्रता नैतिकता से जुड़ी हुई होती है। इस दृष्टि से भी नैतिकता साहित्य के लिए किसी न किसी रूप में आवश्यक होती है। और इसी क्रम में लेखक ने ये कहा है कि नैतिकता में शक्ति का भी विलोपन हो जाता है। जैसे राम की शक्ति पूजा, इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। निराला ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी थी उसमें अन्याय का विरोध करने के लिए नैतिक दृष्टि से राम को शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति हमेशा नैतिकता का साथ देती है और वो हंसती हुई राम में आकर विलीन हो जाती है और राम को जीत का आशीर्वाद भी देती है, परीक्षा भी लेती है, लेकिन अंततः रावण पर राम की विजय होती है। इस लेख में स्वतंत्रता और समता के बारे में विचार करते हुए लेखक ने बताया है कि ये दोनों ऐसे मूल्य हैं जिनकी रक्षा करना साहित्य का मूल धर्म है। और इसमें आपने उदाहरण लिए हैं जैनेन्द्र और अज्ञेय का, कि जैनेन्द्र ने जो उपन्यास लिखे हैं मृणाल, सुनीता, कल्याणी, ये उपन्यास इस स्वतंत्रता के मूल्यों से ही प्रेरित है
और इन उपन्यासों में नैतिकता द्वंद्व से उत्पन्न होती है। और अज्ञेय का जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, वो तो वैसे ही विद्रोही चरित्र है एक, लेकिन वह सभी प्रकार के बंधनों से परे होकर स्वतंत्रता को चरम लक्ष्य मानता है। और स्वतंत्रता का एक आयाम समता है। इसके बिना व्यावहारिक अर्थों में स्वतंत्रता अपूर्ण रहती है। इसीलिए सभी आधुनिक साहित्यकारों ने एक स्वर में स्वीकार किया है कि समता और स्वतंत्रता दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि समता और स्वतंत्रता दोनों ही हमारे आवश्यक मूल्य हैं। आधुनिक साहित्य और सभ्यता को लेकर लेखक का मानना है कि सजगता, स्वतंत्रता, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के पैरोकार होने के बावजूद अधिकांश आधुनिक साहित्य सर्जक सभ्यता को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। जो आधुनिक सभ्यता है बच्चों, उसमें आधुनिक तकनीकी, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पूंजी और सत्ता का विकेंद्रीकरण के सामने व्यक्ति बिल्कुल अकिंचन हो गया है, परिवार का विखंडन हो गया है। और आधुनिक जीवन शैली के जो दबाव और तनाव हैं, उनका वर्णन जो आधुनिक साहित्य में हमें मिलता है, वह एक प्रकार से आधुनिक सभ्यता से पीड़ित मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त करता है और इस सभ्यता के प्रति एक वितृष्णा का भाव जगाता है। इस प्रकार हमारा आधुनिक साहित्य आधुनिक सभ्यता के समक्ष एक प्रकार से संवेदनात्मक सत्याग्रह हो जाता है। तो इस निबंध में लेखक ने बताने की कोशिश की है कि जो परंपरा का बोध है वो निरंतर व्यक्ति को होना अत्यंत आवश्यक है। और समकालीन साहित्य में जो रूपायित हो रहा है, समकालीन साहित्य जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा जीवन मूल्य, उन सब को संप्रेषित करने का बहुत सुंदर माध्यम है। और हम संक्षेप में कह सकते हैं कि लेखक ने इस निबंध में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उसमें न तो परंपरा की उपेक्षा की है और न ही आधुनिक साहित्य की उपेक्षा की है, बल्कि इन दोनों के बीच जो स्थितियां हैं, इनको आपस में जोड़ने वाले जो तर्क हैं, उनका सहारा लेकर निबंध को बहुत ही पूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया है और उसमें वो सफल भी रहे हैं। और इनमें जीवन मूल्यों को हमारे आधुनिक साहित्य में सटीकता के साथ व्यक्त किया है, क्योंकि मूल्यों के अभाव में हम साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि साहित्य तो आत्मा की वस्तु है और आत्मा की वस्तु जो है वो नीति से जुड़ी हुई है। नीति जो है वो हर हाल में मनुष्य की हितकारी है और जहाँ नैतिकता है वहाँ एक उच्च साहित्य है और उच्च साहित्य जहाँ वही है जहाँ आत्मानुभूति है। जहाँ आत्मानुभूति है वहाँ सजगता है, स्वतंत्रता है, समता है और हृदय में प्रेम है। अभी इतना ही। धन्यवाद बच्चों।